गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलिए आज शुरू करते हैं कोल माइंस रेगुलेशन 2017 डेफिनेशंस का सेकंड पार्ट। इस सेक्शन में हम लोग देखेंगे कि आपका बहुत ही इंटरेस्टिंगनेस ऑफ सिम के बारे में जानेंगे। ठीक है, ऑनसेटर और बैंक्समैन का क्या काम होता है, शेड्यूल में क्या क्या शामिल किए गए हैं, परमिटेड एक्सप्लोसिव क्या होता है, क्वार्टर को कैसे डिफाइन किया गया है, मशीनरी को कैसे डिफाइन किया गया है। ये सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में मिलेगा, इसको आप अंत तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला है आपका जनरल बॉडी ऑफ एयर। जनरल बॉडी ऑफ एयर से क्या समझते हैं, तो इसको सिंपल भाषा में और आसान भाषा में हम लोग समझते हैं कि सिंपली कोल सिम का एटमॉस्फेयर को इसमें इंक्लूड किया गया है और रूफ कैविटीज को इंक्लूड किया गया है। मतलब कि हम लोग जो वर्क करते हैं बिलो ग्राउंड, अंडरग्राउंड में जब काम करते हैं तो ये कोल सिम होता है और इसी में कहीं पर हॉलो लाइक इस तरीके से आपका मिल जाता है। तो ये आपका कैविटी हो गया, ये आपका कैविटी हो गया। ठीक है, ये कैविटी हो गया और ये कोल सीम का जो एटमॉस्फेयर हो गया, ये कोल सीम का एटमॉस्फेयर हो गया यहाँ पर कोल सीम। ठीक है ना। तो कोल सीम का एटमॉस्फेयर और कैविटी का एटमॉस्फेयर को इंक्लूड, दोनों को प्लस कर देंगे, दोनों को साथ ले लेंगे तो ये जनरल बॉडी ऑफ एयर हो जाएगा। जनरल बॉडी ऑफ एयर यही होता है, लेकिन इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है आपका एडजेसेंट स्ट्राटा। यहाँ पर एडजेसेंट, ये आपका यहाँ पर सील्ड ऑफ एरिया को इंक्लूड नहीं कर, पहले तो क्या इंक्लूड नहीं किया जाता है, तो आपका सील्ड ऑफ एरिया जहाँ से हम कोयला निकाल चुके हैं उसको हम पूरी तरीके से बंद कर देते हैं, तो ये हमारा सील्ड ऑफ एरिया होता है। सील्ड हो जाता है, बंद हो जाता है, ये एक तरह से हमारा अबेंडेंड हो जाता है और ये अबेंडेंड वर्किंग का एग्जाम्पल भी है। ठीक है ना। सील्ड सील्ड ऑफ एरिया यही है आपका। ठीक है, तो इसके एटमॉस्फेयर को इंक्लूड नहीं किया जाता है। फिर आपका बोरहोल ड्रिल्ड इन कोल एंड बोरहोल ड्रिल्ड इन एडजेसेंट स्ट्राटा, ये दोनों को इंक्लूड नहीं किया जाता है। सील्ड ऑफ एरिया को इंक्लूड नहीं करते हैं, बोरहोल ड्रिल्ड इन कोल नहीं इंक्लूड करते हैं, एडजेसेंट स्ट्राटा में जो बोरहोल ड्रिल्ड होता है उसको भी इंक्लूड नहीं करते हैं। केवल आपका रूफ कैविटीज और आपका जनरल एटमॉस्फेयर ऑफ कोल सिंक को इंक्लूड किया जाता है जनरल बॉडी ऑफ एयर को डिफाइन करने में। अब यहाँ पर एक बात है कि एडजेसेंट स्ट्राटा क्या होता है, तो एडजेसेंट स्ट्राटा जो हमारा कोल सिंक होता है उसके ऊपर, सॉरी, उसके ऊपर उसके ऊपर या उसके नीचे या उसके साइड अगल बगल में आपका, उसके ऊपर या उसके नीचे आपका सैंड स्टोन मान लेते हैं। ठीक है, उसके ऊपर और उसके नीचे में अगल बगल में आपका जो होता है रॉक स्ट्राटा होता है, जिसको हम लोग एडजेसेंट स्ट्राटा बोलते हैं। और उसी जो ड्रिल करते हैं, बोरहोल ड्रिल करते हैं, या तो कोयले में करते हैं या फिर स्ट्राटा में आप करते हैं, तो उसका जो बोरहोल ड्रिल का जो एटमॉस्फेयर है उसको इंक्लूड हम लोग जनरल बॉडी ऑफ एयर में नहीं करते हैं। अब ये एडजेसेंट स्ट्राटा का एक और भी इम्पोर्टेंट बात है कि एडजेसेंट स्ट्राटा में आपको क्या क्या हो सकता है। एडजेसेंट स्ट्राटा में आपका गैस हो सकता है, आपका पानी हो सकता है, ये कुछ खतरे होते हैं। एडजेसेंट स्ट्राटा का प्रॉपर्टीज आपका, उसका हार्डनेस भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, परमिएबिलिटी उसका इम्पोर्टेंट रोल पर प्ले करता है, और गैस कंटेंट। ठीक है ना। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो एडजेसेंट स्ट्राटा के हैं, आपका हार्डनेस, परमिएबिलिटी और आपका गैस कंटेंट। परमिएबिलिटी मतलब आप क्या समझते हैं, परमिएबिलिटी मतलब कि परमिएबिलिटी जो होता है वो किसी भी स्टार्टा में जो पानी आप बाहर आते हुए देखते हैं आप सीन में, तो ये परमेबिलिटी के वजह से ही होता है, क्योंकि वो उसका गुण होता है कि अपने से, अपने अंदर से फ्लूइड या लिक्विड या गैस को फ्लो कर होने के लिए होने देता है। उसके अंदर पोर्स होते हैं, पोर्स के माध्यम से फ्लो करता है। तो यही जो काम है, ये जो होता है, इसी को परमेबिलिटी बोलते हैं। और नेक्स्ट, गैसेसिंग ऑफ द फर्स्ट डिग्री गैसेसिंग को कैसे डिफाइन करेंगे, तो सिंपली इसको समझते हैं कि ऐसा कोल सीन या उसका पार्ट जो अंडर ओपन कास्ट वर्किंग का पार्ट नहीं हो। ठीक है ना। ऐसा कोल सीन या पार्ट जो ओपन कास्ट वर्किंग का पार्ट नहीं हो, तो किसका पार्ट हो, तो अंडरग्राउंड वर्किंग का। ठीक है ना। अब अंडरग्राउंड वर्किंग हो रहा है तो आपका जनरल एटमॉस्फेयर का बात आ जाएगा।
क्योंकि सीन का एटमॉस्फेयर होगा, तो सीन का एटमॉस्फेयर मतलब कि जनरल बॉडी ऑफ एयर का बात आ रहा है, तो जनरल बॉडी ऑफ एयर में आपका इन्फ्लुएबल गैस नहीं होना चाहिए। जनरल बॉडी ऑफ एयर में आपका इन्फ्लुएबल गैस नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर होता है तो कितना होना चाहिए? तो आपका परसेंटेज के केस में आप बोलिएगा तो 0.1% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर रेट ऑफ इमिशन के केस में आप बोलिएगा तो 1 मीटर क्यूब पर टन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वन मीटर क्यूब पर टन से रेट ऑफ इमिशन जो है 1 मीटर क्यूब पर टन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाइए सेकेंड डिग्री को भी इसी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसा कोल सीम या उसका पार्ट जो कि आपका ओपन कास्ट वर्किंग का पार्ट नहीं हो। इसका मतलब ये हुआ कि अंडरग्राउंड वर्किंग की बात हो रही है। अब अंडरग्राउंड की वर्किंग की बात हो रही है तो कोल सीम का एटमॉस्फेयर भी आ जाएगा, एटमॉस्फेयर भी आ जाएगा। तो यानी एटमॉस्फेयर आएगा तो वहां पर जनरल बॉडी ऑफ एयर की बात होगी। जब जनरल बॉडी ऑफ एयर का बात हो रहा है तो इसमें जो आपका परसेंटेज ऑफ इन्फ्लुएबल गैस है आपका 0.1% से ज्यादा होगा। ठीक है, इसमें 0.1% से ज्यादा होगा। फर्स्ट डिग्री में 0.1% से कम होगा परसेंटेज ऑफ इन्फ्लुएबल गैस, लेकिन सेकेंड डिग्री में आपका परसेंटेज ऑफ इन्फ्लुएबल गैस 0.1% से ज्यादा होगा। अब रेट ऑफ इमिशन के केस में अगर बोलिएगा तो 1 मीटर क्यूब पर टन से ज्यादा, लेकिन 10 मीटर क्यूब पर टन से कम आपका रेट ऑफ इमिशन होगा सेकेंड डिग्री के केस में। थर्ड आ जाइए, थर्ड डिग्री। तो थर्ड डिग्री भी में क्या है कि इसको भी ऐसे ही डिफाइन करेंगे जैसे कि कोल सीम या उसका पार्ट जो है ओपन कास्ट वर्किंग का पार्ट नहीं हो। ठीक है ना। और इसका मतलब अंडरग्राउंड वर्किंग की बात हो रही है, अंडरग्राउंड वर्किंग हो रहा है तो वहाँ रेट ऑफ इमिशन के केस से डिफाइन किया गया है थर्ड डिग्री को। तो रेट ऑफ इमिशन थर्ड डिग्री में क्या होगा? रेट ऑफ इमिशन ऑफ इन्फ्लुएबल गैस थर्ड डिग्री में क्या होगा? तो 10 मीटर क्यूब पर टन से ज्यादा होगा। नेक्स्ट आ जाइए, गोफ क्या होता है? तो गोफ होता है जहां से आप कोयला निकाल लिए हैं, सिंपल भाषा में जहां से कोयला आप निकाल लिए हैं तो वो उस खाली जगह को, उस वॉइड को हम लोग गोफ बोलते हैं। और यहाँ पर जो खाली जगह हो गया है तो इस यहाँ पर हम रूफ को कोलैप्स होने देते हैं और यह एक तरह से आपका एबेंडन हो जाता है। एबेंडन वर्किंग का एग्जाम्पल हो गया ये। ठीक है, एबेंडन वर्किंग होता है। ठीक है, और ये इसको सिंपल में यहाँ लिखा हुआ है, मीन्स एनी पार्ट ऑफ वर्किंग्स बिलो ग्राउंड वेयर एक पिलर और पार्ट देयर ऑफ इन केस ऑफ लॉन्ग वॉल वर्किंग्स, है ना, एक्सट्रैक्टेड कोल हैज बीन एक्सट्रैक्टेड बट विच इज नॉट ए वर्किंग प्लेस अब नहीं है, अबेंडन वर्किंग हो गया ये। ठीक है, ये यहाँ से कोयला निकाल लिए तो वॉइड हो गया, इसी को गोफ बोलते हैं, इसी को हम लोग गोफ भी बोलते हैं। ठीक है, इतना समझ गया है। तो गोफ जो होता है कहाँ होता है? तो पिलर एंड स्टॉल मेथड में, यहाँ पे लिख देते हैं कहाँ, पिलर एंड स्टॉल मेथड में। ठीक है, आपका लॉन्ग वॉल वर्किंग में यहाँ पे गोफ होगा। गोफ का क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है? तो ये एक नॉन ऑपरेशनल जोन हो गया, यहाँ पे कोई काम नहीं होता है, नॉन ऑपरेशन जोन हो गया। और रूफ स्टेबिलिटी कैसा होता है? तो रूफ स्टेबिलिटी ओवरलाइंग स्ट्रेटा जो है कि यहाँ कोलैप्स करता है, तो रूफ स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम यही है कि यहाँ, और हजार्ड क्या हो सकता है यहाँ पर? तो गैस का एक्युमुलेशन हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी HEMM। तो हैवी अर्थ मूविंग मशीन मतलब इसको डिफाइन किया गया अच्छे से। तो मशीनरी यूज्ड इन ओपन कास्ट माइंस, मतलब HEMM क्या होगा? मशीनरी यूज्ड इन ओपन कास्ट माइंस, सिंपल है। अच्छा, किस लिए? तो भाई डिगिंग करने के लिए, ड्रिलिंग करने के लिए। अच्छा, ड्रिलिंग में भी बताया गया है कि पोर्टेबल हैंड जो ड्रिल है वो HEMM में नहीं आएगा, या फिर ऐसा ड्रिल मशीन जो कि 50 मिलीमीटर तक ड्रिल करता है वो HEMM में कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, ड्रेजिंग क्या होता है? यहाँ पे एक ड्रेजिंग टर्म आया है। ड्रेजिंग क्या होता है? तो ड्रेजिंग आपका कहाँ होता है? तो ड्रेजिंग बेसिकली अंडर वाटर जो आपका सेडिमेंट्स होता है, जैसे रिवर के बेड में आपका सेडिमेंट्स जो होता है उसको निकालने का काम करते हैं। वो जैसे कि सैंड माइनिंग करते हैं हम लोग, तो ये ड्रेजिंग प्रोसेस के जरिए ही करते हैं सैंड माइनिंग। या फिर आपका ओशियन के बेड से निकालते हैं, क्योंकि इसमें से कुछ वैल्यूएबल मिनरल्स हमको प्राप्त होता है।
ठीक है ना, कोस्टल एरिया में करते हैं, रिवर या लेक में करते हैं ये ड्रेसिंग, है ना। और आपका ओशियन फ्लोर में, आपका जो ओशियन हो गया, ओशियन उसके फ्लोर में आपका रेयर मिनरल्स होता है, रेयर मिनरल्स, उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग ड्रेसिंग करते हैं, ठीक है। अब आ गया हाइड्रोलिकिंग। हाइड्रोलिकिंग क्या होता है? हाइड्रोलिकिंग में बेसिकली हम लोग वैल्यूबल मिनरल्स को फाइंड आउट करते हैं, वैल्यूबल मिनरल्स को हाइड्रोलिकिंग में। वैल्यूबल मिनरल्स क्या 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 हो गया भाई? तो आपका गोल्ड हो गया, टीन हो गया, ठीक है, गोल्ड और टीन हो गया। तो ये हाइड्रोलिकिंग में होता क्या है, इसमें बेसिकली हाइड्रोलिकिंग में वाटर जेट यूज करते हैं, वाटर जेट। वाटर जेट क्या करता है कि प्रेशर से आपका सेडिमेंट्स को लूज कर देता है, लूज कर देता है। अब उसको क्या करते हैं हम लोग, स्लरी के फॉर्म में आपको इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं पाइपलाइन के जरिए। और उसके बाद क्या होता है, सेपरेशन का काम होता है। मतलब ये स्लरी फॉर्म में पहले तो वाटर जेट सेडिमेंट्स पे या एल्यूवियल डिपॉजिट्स पे हम लोग देते हैं, और वो एक स्लरी फॉर्म में हो जाता है। स्लरी फॉर्म में पाइपलाइन के जरिए उसको सरफेस पे लाते हैं, वहां पर फिर सेपरेशन का काम होता है। और सेपरेशन करके हम वैल्यूबल जो मिनरल्स है, गोल्ड, टीन, केवल जो है उसको हम प्राप्त करते हैं। तो ये प्रोसेस होता है आपका हाइड्रोलिकिंग का। और रिपिंग बचपन से देखते आ रहे हैं, रिपिंग जैसे कि आपका खेत का जुताई होता है तो रिपिंग, जो हल जो देखते हैं वो एक रिपिंग का एग्जांपल है। डोजिंग, जो भी आपका मतलब कि ढेर है, पाइल अप है पूरा मलबे का, उसको हम डोजिंग करके समतल बनाते हैं। ग्रेडिंग भी समतल बनाने का काम करता है। बोल्डर्स है, रोड्स में वर्किंग हो रहा है, ओपन कास्ट वर्किंग में, तो ग्रेडर के माध्यम से ग्रेडिंग करते हैं। एक्सकेवेटिंग और लोडिंग, ये एंड ट्रांसपोर्टिंग ऑफ मिनरल्स और ओवरबर्डिंग, ये सारा HEMM का इतना बड़ा डिफिनीशन है, इसको समझ जाइएगा, ठीक है। मिसफायर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, मिसफायर। मिसफायर और आपका एक होगा सॉकेट। हाँ, मिसफायर और सॉकेट, ठीक है। मिसफायर और सॉकेट क्या समझते हैं इससे? मिसफायर क्या हो गया कि फेलियर टू एक्सप्लोड ऑफ एन इंटायर चार्ज ऑफ एक्सप्लोसिव इन ए शॉर्ट होल और ब्लास्ट होल। अच्छा, यहाँ पे जो शॉर्ट होल बोला गया है, ब्लास्ट होल, इसको पहले समझ जाते हैं। देखो, कहीं भी आपका जो हम होल ड्रिल करते हैं, होल ड्रिल करते हैं अंडरग्राउंड माइंस में, मान लेते हैं फेस में जो ड्रिल करते हैं होल, ये इस होल का काम क्या होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक्सप्लोसिव को प्लेस करते हैं, स्टेमिंग मटेरियल, ठीक है ना, फिर इसको चार्ज कर देते हैं, है ना। तो ये जो शॉर्ट, इसी को शॉर्ट होल बोलते हैं। शॉर्ट होल का काम क्या हुआ, एक्सप्लोसिव को होल्ड करना। और दूसरा काम क्या होता है कि ये डिटोनेशन प्रेशर जो होता है उसको एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, ताकि आपका कोयले का या रॉक का ब्रेकेज जो है प्रॉपर तरीके से हो सके। अगर आप मान लो थोड़ी देर के लिए कि अगर एक्सप्लोसिव को आप ऐसे ओपन एटमॉस्फेयर में एक्सप्लोड करोगे तो क्या ये ब्रेक कर पाएगा? नहीं, इसका डिटोनेशन प्रेशर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इसीलिए सॉकेट का एक इंपॉर्टेंट रोल, ये शॉर्ट होल का इंपॉर्टेंट रोल यह है कि एक ये डायरेक्शन प्रोवाइड करता है डिटोनेशन प्रेशर को, और दूसरा एक्सप्लोसिव को कैरी होल्ड करता है। तो ये शॉर्ट होल हो गया। अब शॉर्ट होल, इस तरीके से शॉर्ट होल हम कई बनाते हैं फेस पर, ठीक है ना। और वो इंटायर जो शॉर्ट होल है, जो इंटायर चार्ज है आपका फेल हो जाता है, एक्सप्लोड नहीं करता है, तो उस केस को हम लोग मिसफायर बोलते हैं, ठीक है। इसका कारण क्या हो सकता है? इसका कारण ये हो सकता है कि आपका वायरिंग सही नहीं किया गया हो, वायरिंग सही नहीं किया गया हो, या फिर डिटोनेटर सही नहीं हो, ठीक है, डिटोनेटर में खराबी हो, ठीक है ना। तो ये मिसफायर होता है इस तरीके से। अब आ जाते हैं सॉकेट में। सॉकेट क्या होता है? जो आपका शॉर्ट होल है, एक सिंगल शॉर्ट होल है, ठीक है ना, एक सिंगल शॉर्ट होल है। तो इसमें कुछ पार्ट जो है एक्सप्लोड करेगा और कुछ पार्ट जो है अनब्लास्टेड रह जाएगा। मतलब कि ये एक्सप्लोड किया और ये अनब्लास्टेड रह गया या अन एक्सप्लोड किया, ठीक है ना। तो कुछ पार्ट शॉर्ट होल का, कुछ पार्ट एक्सप्लोड कर जाता है, कुछ पार्ट अनएक्सप्लोडेड रहता है, तो इसको हम लोग सॉकेट बोलते हैं, ठीक है ना। मीन्स ए शॉर्ट होल और ब्लास्ट होल और पार्ट देयर ऑफ रिमेनिंग आफ्टर चार्ज विथ एक्सप्लोसिव एंड ब्लास्टेड विच इज नॉट नॉन टू बी मिसफायर्ड होल। ये मिसफायर्ड होल नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें कुछ होल ब्लास्ट किया है, कुछ अनब्लास्टेड रह गया है, इसलिए इसको मिसफायर्ड होल नहीं बोल सकते हैं, इसको हम लोग सॉकेट बोलेंगे। जिस सॉकेट में क्या होगा कि कुछ पार्ट जो है शॉर्ट होल का ब्लास्ट करता है, कुछ अनब्लास्टेड रह जाता है, तो ये सॉकेट हो गया। अब सॉकेट और मिसफायर में क्या अंतर हुआ? सॉकेट जो है एक सिंगल
होल के लिए, एक शॉर्ट होल के लिए बात बोल रहा है, और आपका मिसफायर जो है इंटायर शॉर्ट होल या चार्ज का बात कर रहा है। तो ये बेसिक डिफरेंस है, ठीक है ना। और सॉकेट जो होता है क्यों होता है, तो सॉकेट होने का कारण होता है आपका होल का डाया एक केस हो सकता है, होल का साइज, होल का साइज, ये केस इसके कारण आपका सॉकेट बनता है, सॉकेट होता है, ठीक है। अगला आ जाते हैं रिस्क। रिस्क बहुत छोटा टर्म है लेकिन बहुत बड़ी बात इसमें बताया गया है। देखो, रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क का जो अप्लाई, रिस्क को जो अप्लाई करते हैं ना, हर जगह अप्लाई करते हैं। ये बेसिकली आपका जैसे कि आपका सेफ्टी मैनेजमेंट में अप्लाई होता है, फाइनेंस में अप्लाई होता है, हेल्थ में अप्लाई होता है, माइनिंग में अप्लाई होता है। तो रिस्क को हम लोग समझते हैं कि combination of likelihood of a specific unwanted event and its potential causes। मतलब कि सिंपल है, रिस्क इजकल टू आपका हो जाएगा लाइकलीहुड प्लस कंसिक्वेंसेस। मतलब कि लाइक्लीहुड मतलब घटना होने की संभावना, कंसिक्वेंस मतलब परिणाम, उसका परिणाम, ठीक है। तो ये होता है आपका मतलब कि रिस्क। रिस्क मतलब होता है सिंपली कि घटना होने की संभावना और साथ ही साथ उसका परिणाम, ये दोनों का जोड़ ही हम लोग को रिस्क कहते हैं, एकदम सिंपल भाषा में। अच्छा, इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एक रिस्क है आपका रूफ फॉल का रिस्क है, रूफ फॉल। तो इसका रूफ फॉल रिस्क हो गया, आपका रूफ फॉल क्या हो गया, रिस्क हो गया। इसका लाइक्लीहुड क्या होगा, इसका, तो लाइक्लीहुड इसका होगा कि आपका मतलब कि रूफ जो है, वीक रूफ सपोर्ट, वीक रूफ सपोर्ट वीक रूफ सपोर्ट हो जाएगा लाइक्लीहुड, ठीक है। और इसका मतलब इसका कंसेक्वेंसेस क्या हो जाएगा, कंसेक्वेंसेस हो जाएगा वर्कर इंजरी और मशीनरी डैमेज और आपका प्रोडक्शन हैम्पर। ये एग्जांपल हो गया। मतलब कि अगर रिस्क हमारा रूफ फॉल है, तो रूफ फॉल हो है तो उसका घटना होने का कारण संभावना है। तो ये लाइक्लीहुड क्या है, वीक रूफ सपोर्ट के वजह से आपका जो है कि रूफ फॉल होगा, है ना। अब इसका परिणाम, अगर रूफ फॉल हो जाता है तो इसका परिणाम क्या होगा, वर्कर को इंजरी हो सकता है, मशीनरी डैमेज हो सकता है, प्रोडक्शन हैम्पर हो सकता है, ठीक है ना। तो इसको रिस्क मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो स्ट्रॉन्ग रूफ बोल्टिंग करना होगा, तो स्ट्रॉन्ग रूफ बोल्टिंग करना होगा, रेगुलर इंस्पेक्शन करना होगा, ठीक है। दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं फ्लड इन कोल माइन। रिस्क है फ्लड इन कोल माइन, रिस्क आपका क्या है, फ्लड है, फ्लड फ्लड इन कोल माइन। तो फ्लड इन कोल माइन रिस्क है, तो इसका लाइक्लीहुड क्या होगा, हैवी रेनफॉल, पुअर ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है। कंसिक्वेंसेस क्या हो सकता है, वाटर लॉगिंग हो सकता है इन द कोल सीम, और इक्विपमेंट डूब सकता है, इक्विपमेंट डैमेज हो सकता है, प्रोडक्शन हैम्पर हो सकता है। तो ये आपका मतलब रिस्क है, ठीक है ना। अगला आ गया साफ्ट। तो साफ्ट क्या होता है, साफ्ट एक वर्टिकल और नियर वर्टिकल आपका रास्ता होता है, एक तरह से वर्टिकल ओपनिंग होता है, ठीक है ना। वर्टिकल ओपनिंग होता है, ये हो गया पिट टॉप, ये हो गया पिट बॉटम, ठीक है ना। मीन्स ए वे, एक तरह का रास्ता या फिर एक ओपनिंग होता है ये साफ्ट, है ना। और जहां पर आपका लैंडिंग फ्रॉम द सरफेस टू वर्किंग बिलो ग्राउंड, ये लीडिंग फ्रॉम द सरफेस टू द वर्किंग ग्राउंड, ये सरफेस से लेकर के, ये सरफेस है, ठीक है, सरफेस से लेकर के वर्किंग बिलो ग्राउंड तक ये होता है, ठीक है ना। यही आपका साफ्ट है। और पार्ट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ वर्किंग बिलो ग्राउंड टू अनदर, या फिर बिलो ग्राउंड में ही ले लीजिए, ये दो लेवल है, दो लेवल को कनेक्ट करने के लिए भी हो सकता है ये साफ्ट, है ना। या फिर सरफेस से लेके बिलो ग्राउंड तक, और या फिर आपका बिलो ग्राउंड में ही दो लेवल 1 से लेवल 2 को कनेक्ट करने के लिए भी ये साफ्ट हो सकता है ना। और जिसमें कि आपका केज जो है या अदर मीन्स ऑफ कन्वेंस जो है कैन ट्रेवल फ्रीली, यहाँ पर केज आपका ट्रेवल करता है
फ्रीली ट्रैवल कर सकता है, या विथ और विदाउट गाइड्स। गाइड्स मतलब गाइड, यहाँ पे गाइड रोप हो भी सकता है, गाइड नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ यही आपका शाफ्ट का डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू सीएमआर। इनसेट क्या हो गया? इनसेट आपका क्या होता है कि ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है, यहाँ पर इनसेट हो सकता है, या फिर पिट टॉप और पिट बॉटम के बीच में इनसेट हो सकता है। यह एक तरह से लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है, ठीक है ना। ये एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है ना। ऑनसेटर का क्या काम है? ऑनसेटर और बैंक्समैन। बैंक्समैन, देखिए ऑनसेटर जो होता है पिट, ये हो गया पिट टॉप, पिट टॉप हो गया, पिट बॉटम हो गया। तो पिट टॉप पे ये क्या होता है? बैंक्समैन होता है, बैंक्समैन। और पिट बॉटम पे क्या होता है? ऑनसेटर होता है। कौन होता है? ऑनसेटर। तो इसका ये एक ऐसा पर्सन होता है, ऐसा पर्सन होता है जो कि पर्सन्स को, टूल्स को और आपको मटेरियल्स को, पर्सन्स को, टूल्स को, मटेरियल्स को ऊपर से नीचे ले जाना और नीचे से ऊपर लाने का काम करता है आपका बैंक्समैन। और ऑनसेटर दोनों मिलके ही करता है, क्योंकि बैंक्समैन जो सिग्नल भेजता है, इसका दूसरा काम सिग्नल भेजने का है। तो सिग्नल जो भेजेगा वो वाइंडिंग इंजन को भेजता है, ठीक है ना। ये सिग्नल वाइंडिंग इंजन को भी जाता है और ऑनसेटर को भी जाता है। सिग्नल जैसे ही देगा तो ये रेडी हो जाता है कि आपको जो केज है ऊपर उठाना है या फिर नीचे ले जाना है, ठीक है ना। तो ये ऑनसेटर का काम क्या होता है कि ये पिट बॉटम में रहता है और ये सिग्नल भेजने का काम करता है, और पर्सन और मटेरियल्स और टूल्स को नीचे से ऊपर ले जाने का काम करता है। बैंक्समैन ऊपर से नीचे ले जाने का काम करता है और नीचे से ऊपर भी ले जाने का काम करता है। तो बैंक्समैन और ऑनसेटर दोनों मिल करके ही ये काम को अंजाम देते हैं, ठीक है। तीसरा आपका इंक्लाइन है। इंक्लाइन आपका एक रास्ता है, एक रास्ता है या फिर एक रोड होता है, ठीक है ना। ये इंक्लाइन हो गया, ठीक है ना। आइदर ऑन द सरफेस और बिलो ग्राउंड, या तो ये सरफेस से लेकर के, ये सरफेस है, सरफेस से लेकर बिलो ग्राउंड तक होगा, या फिर बिलो ग्राउंड में ही आपका दो लेवल को कनेक्ट करने के लिए हो सकता है, लेवल 1 और लेवल 2 को कनेक्ट करने के लिए एक रास्ता या फिर एक रोड हो सकता है। इसी को हम लोग इंक्लाइन बोलते हैं, ठीक है। हॉल रोड, हॉल रोड जहां पर हमारा मशीनरी होता है ना। ये भी एक तरह का रास्ता और रोड होता है। ये कहाँ होता है हॉल रोड? तो ये ओपन कास्ट में होता है, ठीक है ना। हॉल रोड कहाँ होता है? ओपन कास्ट में होता है, ठीक है। वर्किंग, वर्किंग क्या होता है? कोयला खोजने या कोयला को प्राप्त करने के लिए किया जा रहा कोई उत्खनन या किसी भी प्रकार का एक्सकेवेशन, जो कि कोयला को हम लोग खोजने, कोयला को खोजने या कोयला को प्राप्त करने के लिए करते हैं, तो उसको हम लोग एक्सकेवेशन बोलते हैं। एक्सकेवेशन किसको बोलते हैं? किसी भी ऐसा ऐसा एक्सकेवेशन जो जिसमें कि हम लोग किसी कोयले को खोज सर्च करते हैं या फिर उसको हम लोग प्राप्त करते हैं, तो ऐसे वर्किंग को हम लोग एक्सकेवेशन ऐसे एक्सकेवेशन को हम लोग वर्किंग कहते हैं। वर्किंग प्लेस जहां पर लॉफुल एसेस हो किसी व्यक्ति का, किसी भी पर्सन का लॉफुल एसेस जहां पर होता है, मतलब कि जहां कानूनी रूप से प्रवेश करने का किसी व्यक्ति को अधिकार हो, ऐसे प्लेस को ही वर्किंग प्लेस कहा गया। वर्किंग प्लेस कौन, वर्किंग प्लेस को पे कौन जा सकता है? जो कि माइंस में जो काम कर रहे हैं, जो ड्रिलर हो गया, शॉर्ट फायरर हो गया, या आपका जो भी रिलेटेड पर्सन्स है जो माइन वर्किंग से, वो वहाँ जा सकते हैं, उनको कानूनन रूप से अधिकार दिया गया है। इसलिए वर्किंग प्लेस एक ऐसा प्लेस होगा माइंस का जिसमें कि जहाँ कोई व्यक्ति लॉफुल मतलब एक्सेस, मतलब कि कानूनी रूप से वहां जा सकता है, ऐसे प्लेस को हम लोग वर्किंग प्लेस कहते हैं। रोडवे, रोडवे मतलब एनी कोई भी रास्ता या पासिस और गैलरी बिलो ग्राउंड। देखो आपका जो हम लोग रोडवे क्रिएट करते हैं, पिलर का एक्सट्रैक्शन करते जाते हैं, और हम लोग का रोडवे बनता चला जाता है, ये जैसे है, ये रोडवे है, ठीक है ना। ये एक तरह से ट्रैवलिंग रोडवे जैसे होता है, ट्रैवलिंग रोडवे होता है। तो ये आपका क्या है? एक तरह का रास्ता है, एक तरह का पासेज है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? गैलरी भी एक तरह इसे कहते हैं, गैलरी यही है ना, ठीक है। विच इज मेंटेन इन कनेक्शन विद द वर्किंग ऑफ माइंड। इसको बनाया इसलिए जाता है ताकि वो वर्किंग तक पहुंच सके माइंस का, ठीक है ना। ऑफिशियल, ऑफिशियल क्या होता है? एनी पर्सन अपॉइंटेड बाय द ऑनर एजेंट और मैनेजर इन रिटेन, ठीक है ना, रिटेन में।
कोई भी व्यक्ति जिसे कि मैनेजर और ऑनर एजेंट और मैनेजर द्वारा लिखित रूप से अपॉइंट किया जाता है, वो आपका ऑफिशियल कहलाता है। तो ये कौन कौन से हैं? तो असिस्टेंट मैनेजर हो गया, वेंटिलेशन ऑफिसर हो गया, सेफ्टी ऑफिसर हो गया, सैम्पलिंग इंचार्ज हो गया, डस्ट इंचार्ज हो गया, ओवरमैन, सरदार, इंजीनियर, सर्वेयर, ये सब के सब माइन ऑफिशियल्स कहलाते हैं। टू परफॉर्म ड्यूटीज किस लिए अपॉइंट किया जाता है? तो टू परफॉर्म ड्यूटीज ऑफ सुपरविजन इन ए माइन का सुपरविजन करने के लिए या उसके किसी पार्ट को सुपरविजन करने के लिए ये ऑफिशियल्स अपॉइंट किए जाते हैं। ठीक है। मैनेजर का सिंपल है कि मैनेजर अपॉइंटेड अंडर रेगुलेशन 27। ओवरमैन क्या होता है? ओवरमैन ऐसा व्यक्ति जिसके पास मैनेजर सर्टिफिकेट हो या ओवरमैन सर्टिफिकेट हो और जिसे मैनेजर लिखित रूप से अपॉइंट करता हो और अंडर एनी डेजिग्नेशन, किसी भी डेजिग्नेशन में उसको अपॉइंट कर सकता है, या सैम्पलिंग इंचार्ज के रूप में, वर्कमैन इंस्पेक्टर के रूप में। तो ये आपका ओवरमैन होता है जिसके, ठीक है। और ये कौन सा ड्यूटी करता है? ये सुपरविजन कंट्रोल इन ए माइन ये ड्यूटी परफॉर्म करता है, और यह सरदार से सुपीरियर होता है, माइनिंग सरदार से सुपीरियर होता है। शॉर्ट फायरर means as person so appointed under regulation 190. Principal official senior most mine official in mining discipline on duty in the mine. तो ये तो जीएम होता है, जीएम हो गया। जो जितने भी माइन ऑफिशियल है उसमें से जो सीनियर मोस्ट रहेगा वही आपका प्रिंसिपल ऑफिशियल होता है। तो प्रिंसिपल ऑफिशियल कौन हो गया? जीएम। परमिटेड एक्सप्लोसिव क्या होता है? ऐसा एक्सप्लोसिव जो कि ऐसे कंपनी से बना हो और इस प्रकार का बना हो जिसे कि चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस समय समय पर जनरल या फिर स्पेशल ऑर्डर द्वारा स्पेसिफाई करता हो। मतलब कि चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस इंस्पेक्टर ये समय समय पर एक सामान्य या स्पेशल ऑर्डर द्वारा यह स्पेसिफाई करता है या बताता है कि जो एक्सप्लोसिव है किस टाइप का कंपनी से बना होगा और किस प्रकार का बना होगा, वही एक्सप्लोसिव हमारा परमिटेड एक्सप्लोसिव कहलाता है। क्वार्टर क्या होता है? क्वार्टर को हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पर क्वार्टर आपको देखिए सिंपल सा है कि एक साल का 4 भागों में से एक भाग होता है। यानी कि अगर साल जो है 12 मंथ्स का है तो इसका 4 भाग अगर करेंगे तो एक भाग कितने मंथ का होगा? 3 मंथ्स का हो जाएगा। तो यानी कि क्वार्टर यही आपका क्वार्टर है। एक साल को 4 भागों में बांटने पर जो एक हिस्सा होता है वही आपका क्वार्टर कहलाता है। तो यानी कि फर्स्ट क्वार्टर को जो बोलते हैं, फर्स्ट क्वार्टर जो होगा, फर्स्ट क्वार्टर ये मतलब कि कहाँ से शुरू होता है? तो मान लेते हैं जनवरी हो गया, फरवरी हो गया और मार्च हो गया। मार्च में उसका एंडिंग डेट क्या है? 31 मार्च। ठीक है। सेकेंड क्वार्टर क्या होता है? तो सेकेंड क्वार्टर आपका होता है अप्रैल, मई और जून का क्या हो गया? लास्ट 30 जून। ठीक है। थर्ड आपका क्वार्टर क्या होगा? थर्ड क्वार्टर क्या हो जाएगा आपका? तो थर्ड क्वार्टर हो जाएगा जुलाई। ठीक है। जुलाई, अगस्त, फिर आपका सितंबर का लास्ट डे क्या होता है? 30 सितंबर होता है। ठीक है। फिर फोर्थ क्वार्टर क्या हो गया? तो फोर्थ क्वार्टर आपका हो जाता है अक्टूबर, नवंबर और आपका दिसंबर का लास्ट डे क्या होता है? 31 दिसंबर होता है। 31 दिसंबर। यानी कि एक साल में हमारा 4 क्वार्टर है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो यही डिफाइन किया गया है आपका सीएमआर में। देख लीजिए, मीन्स ए पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, 3 महीने का पीरियड होता है क्वार्टर। जनवरी, फरवरी, मार्च फर्स्ट क्वार्टर, अप्रैल, मई, जून सेकेंड क्वार्टर, जुलाई, अगस्त, सितंबर थर्ड क्वार्टर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर फोर्थ क्वार्टर। अब पहला जो एंडिंग हो रहा है देख लो, पहला जो एंडिंग हो रहा है 31 मार्च, देखो हो रहा है 31 मार्च। और सेकेंड क्वार्टर जो एंड हो रहा है आपका क्या? 30 जून हो रहा है, 30 जून। ठीक है। फिर आपका थर्ड जो है 30 सितंबर एंड हो रहा है, देखो थर्ड 30 सितंबर में एंड हो रहा है। और फोर्थ जो है 31 दिसंबर में एंड हो रहा है। तो यही आपका क्वार्टर का डेफिनेशन है। मैसनरी देख लीजिए, मैसनरी का वाइड डेफिनेशन है। मैसनरी एनी लोकोमोटिव और कोई लोकोमोटिव या स्टेशनरी या पोर्टेबल इंजन, बॉयलर, कंप्रेसर,
उसको मशीनरी बोलेंगे, या फिर कोई इक्विपमेंट जो कटिंग, ड्रिलिंग, लोडिंग, ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व है उसको भी मशीनरी बोलेंगे, या फिर आपका ऐसा ऑपरेटर्स, एप्लीकेशंस और कॉम्बिनेशन ऑफ एप्लीकेशंस इंटेंडेड फॉर डेवलपिंग, स्टोरिंग, ट्रांसमिटिंग, कन्वर्टिंग, यूटिलाइजिंग एनर्जी। तो इस तरीके से ये डिफिनीशन है इसका, ठीक है। मैन्युफैक्चरर क्या होता है? मैन्युफैक्चरर आपका, मैन्युफैक्चरर या तो एक व्यक्ति हो सकता है, या व्यक्तियों का समूह हो सकता है, या कंपनी हो सकता है, या कोई संस्था हो सकता है। तो करता क्या है मैन्युफैक्चरर? मैन्युफैक्चरर करता है, वो मैन्युफैक्चर करता है, बनाता है। क्या बनाता है? मशीनरी बनाता है, प्लांट बनाता है, इक्विपमेंट बनाता है, एप्लियंसेस बनाता है, सबस्टांस बनाता है। किस लिए बनाता है? तो कोल माइंस में यूज करने के लिए। सप्लायर भी उसी तरीके से है। सप्लायर या तो एक व्यक्ति हो सकता है, या व्यक्तियों का समूह हो सकता है, कंपनी हो सकता है, या फिर संस्था हो सकता है। सप्लायर का क्या काम है? तो वो सप्लाई करता है। क्या सप्लाई करता है? टेक्नोलॉजी, मशीनरी, प्लांट, इक्विपमेंट, एप्लियंसेस, सब्सटेंस। और किस लिए करता है ये सप्लाई? तो फॉर यूज इन कोल माइंस। इंट्रिंसिकली सेफ, इंट्रिंसिकली सेफ का सिंपल है ये डिफिनीशन इसका, आपको सीईए 2010 में मिलेगा इसका। तो इसको समझा देते हैं, थोड़ा सा समझाने का। इंट्रिंसिकली सेफ सर्किट क्या होता है? इंट्रिंसिकली सेफ जो बोलते हैं, ऐसा सर्किट डिफाइन किया जाता है जो कि आपका जिसमें अगर किसी प्रकार का स्पार्क क्रिएट, पहले तो ऐसा सर्किट बनाया जाता है। इंट्रिंसिकली सेफ सर्किट अगर बोलेंगे तो ऐसा सर्किट जो स्पार्क प्रोड्यूस ना करे। अगर स्पार्क प्रोड्यूस करता भी है तो वो इस इंटेंसिटी का या इस लेवल का प्रोड्यूस ना करे जो बाहर में मौजूद इनफ्लेमेबल गैसेस को वो इग्नाइट कर सके। ये सिंपल, यही इसका डेफिनेशन है, इसको देख लीजिएगा। माइन, माइन को भी डिफाइन किया गया एज पर रेगुलेशन, ठीक है। मटेरियल, मटेरियल क्या होता है? मटेरियल इंक्लूड्स, मटेरियल में क्या क्या शामिल है? कोयला भी है, कोयला है, स्टोन है, डेब्रिस है, और एनी अदर मटेरियल मटेरियल कहलाता है, ठीक है। टब, टब में क्या क्या शामिल किया गया है? टब में आपका वैगन है, कार है, ट्रक है, और एनी अदर व्हीकल मूविंग ऑन रेल्स और कन्वेइंग मटेरियल्स। फॉर कन्वेइंग मटेरियल्स, तो मटेरियल को कन्वे करने के लिए जो जो होता है, वैगन होता है, कार होता है, ट्रक होता है, और एनी अदर व्हीकल, इसको हम लोग टब डिफाइन किया गया एज पर सीएमआर। पाइपलाइन, इसका बहुत बड़ा रोल होता है, ये परमानेंट रोल प्ले करता है। पाइपलाइन, पाइपलाइन का यूज हम लोग सीएमएम में भी करते हैं, कोल माइन मीथेन में ट्रांसपोर्ट करने के लिए। आपका नाइट्रोजन फ्लशिंग में भी यूज किया जाता है। नाइट्रोजन फ्लशिंग, जहां पर मान लीजिए अंडरग्राउंड में आग है तो नाइट्रोजन फ्लशिंग करते हैं, तो वहां भी पाइपलाइन का यूज करते हैं। अबेंडन माइन मीथेन में भी पाइपलाइन यूज होता है। फॉर सप्लाई ऑफ वाटर, सैंड स्टॉविंग में भी आपका फिलिंग ऑफ मटेरियल, और उसके बाद आपका पाइपलाइन का इस तरीके से पंपिंग ऑपरेशन में भी यूज होता है पाइपलाइन। तो पाइपलाइन का वाइड रोल है। पब्लिक रोड, पब्लिक रोड जो मेंटेन फॉर पब्लिक यूज है ना, बाय द एनी गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी। रेलवे, रेलवे का डेफिनेशन एज पर रेलवे एक्ट 1989, 24 ऑफ 1989। रीजनल इंस्पेक्टर, जिस एरिया में आपका माइंस है उस एरिया का भी एक रीजनल इंस्पेक्टर होता है, ठीक है ना। उसका पावर होता है कि अपने अधिकारों के तहत वो अधिनियम का जो भी माइन एक्ट का पालन करवा सके, है ना। ये ज्योग्राफी, जिस ज्योग्राफिकल एरिया में आपका माइंस है उस माइंस के, जैसे कि ईसीएल के लिए आपका सीतारामपुर में है, ठीक है ना, तो रीजनल इंस्पेक्टर है सीतारामपुर में, ठीक है। रिवर, एनी स्ट्रीम और करेंट ऑफ वाटर, कोई भी धारा या जल की धारा जो है, जो कि सीजनल हो या पेरेनियल हो। सीजनल मतलब बरसाती मौसम के अनुसार, और पेरेनियल जो कंटिन्यूअस, जैसे कि गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है ना। शेड्यूल, शेड्यूल को डिफाइन किया गया है। शेड्यूल में जो कि रेगुलेशन में जो शामिल किया गया है वही शेड्यूल है। अब शेड्यूल में क्या शामिल किया गया है? तो शेड्यूल में आपका साइन इन कन्वेंशंस फॉर प्रिपेयरिंग प्लान्स को शामिल किया गया है शेड्यूल में, ठीक है ना। बाउंड्री ऑफ लीज होल्ड एरिया, तो इसको रेड कलर में शो करते हैं, देख लीजिए। आपका अंडरग्राउंड कोल बैरियर को ग्रीन कलर में शो करते हैं इस तरीके से, ठीक है। साफ्ट के लिए देख लिए कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, इसमें बीच वाला डार्क है, तो ये आपका हो गया साफ्ट। अबेंडन साफ्ट में देखिए कॉन्सेंट्रिक सर्किल है, बीच में डार्क है, और ये क्रॉस लगा हुआ, तो ये इसका सिंबल हो गया।
इंक्लाइन के लिए सिंपल देख लीजिए, यहाँ बीच में खाली है, वाइट है, लेकिन अबेंडेंस इंक्लाइन में देखिए यहाँ पर आपका डार्क किया हुआ है। ठीक है, आप इसी तरीके से पिलर्स एंड गैलरीज के लिए ये सिंबल हो गया, आपका ड्रिफ्ट के लिए हो गया आपका, ठीक है, गोफ के लिए हो गया, सब्सिडेंस के लिए हो गया, बेंचमार्क के लिए देखिए बीएम लिखा रहेगा और रेड कलर में रहेगा। ठीक है ना, आपका डाइक के लिए डाइक और डाइक इस तरीके से शो करते हैं और ये ग्रीन कलर में होगा। अबेंडेंट स्टेपल शाफ्ट में स्क्वायर में डायगोनली हाफ डार्क रहता है तो ये स्टेपल शाफ्ट होता है, ये रेड कलर में होता है। और अबेंडेंट स्टेपल शाफ्ट ये हाफ होता है और इसको क्रॉस किया हुआ है और ये रेड कलर में होता है। ठीक है, अंडरग्राउंड फर्स्ट एड स्टेशन को इस तरीके से शो करते हैं। ठीक है, प्लस साइन रहता है, थिक मोटा क्रॉस रहेगा, ठीक है ना, और रेड कलर में रहेगा। वाइंडिंग इंजन रूम इंजन हाउस को EH लिख करके इस तरीके से सिंबल होता है। बोरहोल के लिए, बोरहोल में आपका बोरहोल का डाया और बोरहोल का नंबर मेंशन किया रहता है इस तरीके से। सर्वे लाइंस इस तरीके से रहता है और रेड कलर में रहेगा। और सेक्शन ऑफ द सीम जैसे कि 8 मीटर कोल सीम, 8 मीटर सेल, 4 मीटर कोल, 6 मीटर स्टोन, 2 मीटर कोल, इस तरीके से सेक्शन को किया जाता है। ठीक है,